हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सभी आईएएस एस्पिरेंट के साथ कि शेड्यूल्स जो 12 शेड्यूल है हमारे, उसके बाद हमने कौन से फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के कहाँ से बारो किए हैं, किन किन कंट्री से बारो किए हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अच्छे तरीके से देखें और जो भी इंफॉर्मेशंस आपसे शेयर की जा रही है, डिस्कस की जा रही है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। सभी क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी बेस हैं और इन प्रिलिमिनरी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ और इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस पर थोड़ा इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। So today we will discuss the schedules of the constitutions and borrowed features of the constitutions। तो शेड्यूल हमारे पास 12 हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। उन 12 शेड्यूल्स में हम हर एक शेड्यूल्स को टर्न बाय टर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट में हमारे पास आता है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस। ये आर्टिकल 1 एंड 4 में आता है और हमारी जितनी भी नेम ऑफ स्टेट्स हैं, यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ये सब शेड्यूल फर्स्ट में फॉल करती हैं। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल सेकेंड्स में नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी और उनकी एक्सटेंशन जितनी भी जहाँ तक होती है, या किसी को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जाता है या यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, ये हमारा शेड्यूल फर्स्ट में आता है। जैसे 2019 में इंडिया में 2 न्यू यूनियन टेरिटरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसी तरीके से पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी थी, 2 यूनियन टेरिटरी, 9 यूनियन टेरिटरी बनी थी, बट दादरा एंड नगर हवेली एंड उसके साथ यूनियन टेरिटरी को जॉइंट करवा के एक यूनियन टेरिटरी को रिड्यूस किया और हमारे पास टुडे में 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट्स हैं, शेड्यूल फर्स्ट में फॉल करती हैं। शेड्यूल सेकंड में है फ्रेंड्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। अब ये किसके हैं? एमोलमेंट्स यानी सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी मिलते हैं, ये कौन कौन से इसमें फॉल होते हैं, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स या कौन कौन से मिनिस्टर्स इसमें आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इन सब की सैलरी और एमोलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस जितने भी हम निकालते हैं वो शेड्यूल्स सेकंड में फॉल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, chairman and deputy chairman of legislative councils in the states and judges of the Supreme Court and High Courts, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के एमोलमेंट्स, सैलरीज यानी प्रिविलेजेस, अलाउंसेस जितने भी हैं शेड्यूल सेकंड में फॉल करते हैं। शेड्यूल थर्ड में हमारा आता है फ्रेंड्स ओथ एंड एफर्मेशंस। अब ओथ्स एंड एफर्मेशंस किन किन की ली जाती है वो शेड्यूल थर्ड में फॉल करते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स, जब कोई भी मिनिस्टर्स इलेक्ट होता है और इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद जब उनकी काउंटिंग होती है, काउंटिंग में जब वो विन होते हैं, विक्ट्री होती है, तो वो मिनिस्टर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी मिनिस्टर्स बनने से पहले उनकी ओथ, शपथ ली जाती है और वो यूनियन मिनिस्टर्स कहलाते हैं और यूनियन मिनिस्टर्स शेड्यूल थर्ड में आते हैं। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, members of parliament, judges of the Supreme Court, and comptroller and auditor general of India, the state ministers, candidates for election to the state legislatures, and the members of the state legislatures, and last is the judges of the high courts। इन सब की oaths and affirmations शेड्यूल थर्ड में आती है। अब इसमें
जो आपके पास काउंट नहीं आता, क्या नहीं आता आपके पास, किसकी ओथ एंड एफर्मेशंस। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये क्वेश्चंस आए तो आपको ये टिक आप यहाँ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की ओथ एंड एफर्मेशन शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करती है। कौन सी? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, इनकी ओथ एंड एफर्मेशन शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करती है। बाकी सब की ओथ एंड एफर्मेशन शेड्यूल 3 में फॉल करती है और इसके अकॉर्डिंग उनकी ओथ एंड एफर्मेशंस ली जाती है। शेड्यूल 4 में है फ्रेंड्स, एलोकेशंस ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। यानी राज्यसभा में जो सीट्स हर एक स्टेट्स की दी जाती हैं, जैसे सपोज कीजिए जम्मू एंड कश्मीर हैं, लोकसभा से 6 सीट्स हैं इनकी, और राज्यसभा से 4 सीट्स हैं। इसी तरीके से बिहार से 16 और अन्य राज्यों से भी जो सीट्स राज्यसभा के दी जाती हैं वो भी शेड्यूल 4 में फॉल की जाती हैं, और अन्य यूनियन टेरिटरी की। शेड्यूल 5 में है फ्रेंड्स, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्ड ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो प्रोविजंस जो शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड या कंट्रोल करने के रिलेटेड जो बनाए जाते हैं वो शेड्यूल 5th में फॉल करते हैं। शेड्यूल 6 में आता है फ्रेंड्स, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ। ये वो प्रोविजंस है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं बट सिर्फ ट्राइबल एरियाज में। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें ये प्रोविजंस इम्पोज होते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो शेड्यूल 6 में आते हैं। और ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओनली द 4 states the special administrations of tribal areas related provisions which is fall under schedule 6. So schedule 7th, divisions of power between center and the states, ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ये कौन सी है? हमारी यूनियन लिस्ट आती है, उसके बाद स्टेट लिस्ट आता है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट आता है। यूनियन लिस्ट में हमारे पास ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में कंटेन्स 100 सब्जेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, और स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट टुडे 61 सब्जेक्ट्स कंटेन्स हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। तो फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट में ये जो 100 सब्जेक्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ कंट्री के लिए या बिल पास करती है, इनके अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या कई राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और इन स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर जो 61 सब्जेक्ट्स हैं, इनको कंसिडरेशंस में रखकर बिल पास करती है, यानी कि लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां जॉइंटली यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करती है, डिज़ाइन करती है, या बिल जॉइंटली पास करती है, और उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें 52 सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट हैं, और ओरिजिनली इसमें 41 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ये सब 7th शेड्यूल्स में आते हैं। शेड्यूल 8 में आते हैं फ्रेंड्स हमारी लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे 8th शेड्यूल्स में है। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बट प्रेजेंटली इसमें और भी लैंग्वेजेस एक्सटेंड की गई, इंक्रीज की गई, और टुडे इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल्स में। अब इसमें जो लैंग्वेजेस अमेंड हुई थी, जैसे सिंधी वाज एडेड। सिंधी कब एडिशंस हुई? इसमें 21st अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 1967 में। और इसको याद रखें फ्रेंड्स, सभी एस्पिरेंट, ये क्वेश्चन जो हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। 21st अमेंडमेंट 1967 में जब सिंधी को ऐड किया गया, कोंकणी एंड मणिपुरी एंड नेपाली, इसका एडिशन हुआ था 71 अमेंडमेंट एक्ट में, जो 1992 में हुआ था। बोडो, डोगरी एंड मिथाली एंड संथाली, वो एडिशंस हुई थी
92nd अमेंडमेंट एक्ट में 2003 में, और उड़िया वाज रीनेम्ड एज उदिया। एक नया एडिशन हुआ था हमारे पास फ्रेंड्स, इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जहां उड़िया को हम पहले उड़िया कहते थे, बट अमेंडमेंट के बाद इसका नाम चेंज किया गया और इसको उदिया कहते हैं। इसका अमेंडमेंट 96th अमेंडमेंट हुआ था, ये 2011 में हुआ था, और आज 8th शेड्यूल में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 9th शेड्यूल में आते हैं हमारे पास एक्ट एंड रेगुलेशंस, जो ओरिजिनली हमारे पास 13 थे, बट प्रेजेंटली हमारे पास 282 हैं। ये क्या होते हैं एक्ट एंड रेगुलेशन, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। ये स्टेट लेजिस्लेचर्स डील करता है लैंड रिफॉर्म के साथ और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के साथ, एंड द पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स। इसमें शेड्यूल वाज एडेड, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारी कंट्री में जब जमींदारी सिस्टम का एबॉलिश किया गया था 1951 में। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन द पार्लियामेंट, एंड दिस इज द acts and regulations which was framed by originally 13 subjects. So today there are presently 282. तो फ्रेंड्स ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लॉज और इंक्लूड करते हैं इसमें फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसी तरीके से 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल फ्रेम किया कि द लॉ इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये 9th शेड्यूल में हमारे पास फॉल करते हैं। और उसके बाद 10th शेड्यूल है हमारे पास एस्पेरेंट। 10th शेड्यूल हमारे पास जो है ये वो प्रोविजंस होते हैं, इसमें वो प्रोविजंस एडिशंस हैं, इसमें वो प्रोविजन रिलेट करते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ये शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, एंड आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। जब भी कोई भी पार्टीज है या रूलिंग पार्टी है उसमें से कोई भी मेंबर्स उसको क्विट करके अदर पार्टी में चला जाता है, ज्वाइन करता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पोज किया जाता है। ये हमारे 10th शेड्यूल में आता है 1985 में। 52nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको लाया गया और हमारे 10th शेड्यूल में आज ये रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 11th शेड्यूल्स एक नया ऐड हुआ जो सबसे लार्जेस्ट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है, और ये 243G में आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 243G में। और ये क्या है 11th शेड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, specifies the powers, authority and responsibility of panchayats. इसके 29 मैटर्स हैं, इट हैज़ 29 मैटर्स, और शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ, और पंचायती राज सिस्टम जब लाया गया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स जो दी गई वो 11th शेड्यूल में आता है। 12th शेड्यूल में हमारे पास म्यूनसिपलिटीज़ आती हैं, यानी जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, रूरल एंड म्यूनसिपलिटीज़ दोनों 11th एंड 12th शेड्यूल में हैं। और 12th शेड्यूल स्पेसिफाई क्या करती है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। इट हैज़ 18 matters. The schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992, and it deals with the Article 243W, and it is specially for the urban local government, which deals with the 74th Amendment Act, which was brought in Parliament in 1992. तो ये 12th शेड्यूल्स थे हमारे फ्रेंड्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमने बारो किए हैं, और इसीलिए ये लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ एक एनलार्जमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारे कंट्रीज़ की डाइवर्सिटी एंड कंपोजिट कल्चर्स को एक सूत्र में जोड़कर पूरी कंट्री को यूनाइट करता है, और संविधान के तहत हमारा देश जो है इसको चलाता है।
सबसे फर्स्ट फीचर से हमारा फ्रेंड्स एस्पेरेंट्स, ये सोर्सेज में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने ये सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए थे, ये फीचर्स कहाँ से बारो किए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब हमारा बना, उस टाइम हमारे फीचर्स जो बने थे 351 सेक्शन जो बनी थी, सम फीचर्स हमने वहाँ से बारो किए थे। वो क्या फीचर्स थे? फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जुडिशरी में ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, एंड उसके अंडर नीचे जो आते हैं हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट, ये सब जुडिशरी में ही आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स लिए गए थे वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। उसमें क्या क्या थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, prerogative writs, parliamentary privileges, and bicameralism. So these features are borrowed from the British constitutions. And the next United States Constitution से जो हमने बारो किए थे, fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, and post of vice president. ये फीचर्स हमने बारो किए हैं यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, nominations of members to Rajya Sabha, and method of elections of president. These features were taken from the Irish constitutions in Indian constitutions. So next is the Canadian constitutions. Canadian constitution से हमने क्या लिया था? Federation with a strong centers, vesting of residual power in the center, appointment of state governor by the center, and advisory jurisdictions of the Supreme Court. These features were borrowed from the Canadian constitutions. And the next is the Australian constitutions, which features we were taken from the Australian constitutions. So these are following: concurrent list, freedom of trade, commerce and intercourse, and joint sitting of टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये फीचर्स हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और नेक्स्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट जब एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी में, सिविल सर्विस यानी IAS एग्जामिनेशंस में, ये क्वेश्चन मैक्सिमम, चाहे मेंस हो या प्रिलिमिनरी, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और इसमें बहुत सारे का फेयर रहता है और मिसकंसेप्ट रहता है कि हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है क्या लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। बट जब हमारे देश में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई एक्स्ट्रा हमारी जो है दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर अटैक्स करती है, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब हमारे देश में इमरजेंसीज लगती हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करने का जो फीचर्स है हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। इसको आप वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, साउथ कॉन्स्टिट्यूशंस, टुडे हम इसको रशिया कहते हैं। 1990 में यही रशिया से पहले साउथ संघ हुआ करता था, और 1990 में साउथ संघ 15 कंट्री में डिसइंटीग्रेट हुआ, एंड टुडे वी विल कॉल्ड बाय द नेम ऑफ रशिया। एंड रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है, आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल में फॉल किया जाता है, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर बेस्ड है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, उससे हमें क्या बारो किए हैं? रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल्स में जो आइडिया लिबर्टी का है, इक्वालिटी का है और फ्रेटर्निटी,
ये हमने जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, और रिपब्लिक भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया है? प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हम अपनी कंट्री में, अपने पार्लियामेंट में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजंस लाया कि हमने अगर अपने देश में, अपनी कंट्रीज में पार्लियामेंट को अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। वो प्रोसीजर्स हमने जो है बारो किए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वो प्रोसीजर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना, यानी आर्टिकल 368 के बारे में जब हमने बताया था आपको पिछले सेकंड लेक्चर्स में, आर्टिकल 368 क्या बताता है? द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पावर जो है, ये प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। और इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस के जो मेंबर्स के जो इलेक्शंस होते हैं, उनको अपॉइंट करने के, उनको इलेक्ट करने के, वो सब हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हमने क्या बारो किया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारी कंट्री में, यानी इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो हम बनाते हैं, वो हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशंस में ओरिजिनली है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मैंने आपको पहले भी समझाया है पिछली लेक्चर्स में। ये क्या होता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो लॉ होता है जब पार्लियामेंट कोई भी कानून लाता है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ द लॉ होता है, और किसी के राइट्स को, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कोई भी हार्म नहीं करता है, वायलेट नहीं करता है। और प्रोसीजर के तहत इसको फ्रेम एंड डिज़ाइन किया जाता है पार्लियामेंट में, और इसी को हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहते हैं। नेक्स्ट, हमारी कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चलता है, नहीं था, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आफ्टर सम टाइम्स गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को ये एक प्रिविलेजेस मिला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को जस्टिस प्रोवाइड करता है, उनको वायलेट होने से प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और पार्लियामेंट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही लॉ डिज़ाइन करता है। इंडिया में दो ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के लेक्चर्स के बारोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड 12th schedules which today which I have discussed with you aspirants. So thank you, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए वेट करें।